बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। आज की टॉप स्टोरीज में सबसे पहले तो बात होगी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से। हुकूमत कामयाब हो गई, अपोजिशन को शिकस्त हुई। उसके बाद कोरोना के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है और क्या कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और प्रोग्राम के आखिर में हम सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम किस तरह से मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज बड़ा अहम दिन था। PDM के इत्तेहाद की जो बड़े बड़े दावे थे वो ख़त्म हो गए, हवा हो गए। और PDM जिस तरह से बात कर रही थी कि हम हुकूमत को शिकस्त देंगे, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत का जो है वो पांसा पलट देंगे, वो बिल्कुल वैसा नहीं हो सका। हुकूमत कामयाब हो गई और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब हुए, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मिर्जा अफरीदी मुंतखब हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब PDM का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पाकिस्तान में सियासी तौर पर तलखियां मजीद बढ़ जाएंगी? और जिस तरह से अपोजिशन एक बार फिर से मुस्तरद कर रही है, अपोजिशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 7 वोट हमारे मुस्तरद हो गए, हम हर फॉरम पर लेकर जाएंगे, चैलेंज करेंगे। तो इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो PDM का क्या आगे का लाहे अमल हो सकता है? लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो भी करीब आ रही है। और हुकूमत के ऊपर जो PDM का दबाव था, क्या हुकूमत को मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा? और इसके बाद क्या हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी? सियासी तौर पर ये जो तलखियां बढ़ रही हैं उसकी वजह से मुल्क बेहतरी की जानिब जाने की बजाय मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा? और सियासी तौर पर क्या हो सकता है? PDM का क्या मुस्तकबिल है और सियासी तौर पर क्या सिचुएशन होगी? सारी सूरत पर बात करने के लिए एंकर पर्सन तज्जिया कर अरसलान खालिद साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब अपोजिशन कह रही थी कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा, ये तो अपोजिशन के लिए अपसेट हो गया। नहीं, देखें, जैसे बड़ा वाज़ेह था कि बहुत कांटे का मुकाबला है, हर तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी, हुकूमत भी अपना पूरा जोर लगा रही थी। और कुछ दिन पहले के अगर बयानात देखें तो शिबली फराज साहब ने, मुख्तलिफ वज़रा ने कहा कि अब फेयर प्ले की गुंजाइश नहीं है, अब हम फेयर प्ले नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर अपोजिशन या PDM की जमातें खेल रही हैं और फुटबॉल का खेल है और वो टांगों से भी खेलें, पैरों से भी खेलें, हाथों से भी खेलें, और हमें फेयर प्ले का कहा जाए कि हमने सिर्फ पैरों से खेलना है। अब हम भी हर तरीका कार इस्तेमाल करेंगे। और फिर जिस अज़्म का इजहार इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया था, उन्होंने भी इसको डू और डाई सिचुएशन बना लिया था। तो उन्होंने पूरा जोर लगाने की बात की थी, वो पूरा का पूरा जोर हुकूमत ने लगाया। अब अगर कहा जाए कि PDM मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, तो जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुंतखब ना होने की बात है, तो बड़ा एक डिफरेंट सिचुएशन वहाँ पर आ गई है। गफूर हैदरी साहब एक बड़ी मार्जिन से हार गए हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, डन एंड डस्टेड, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। लेकिन जो गिलानी साहब का मामला है, वहाँ पर अगर आप देखें, जो नताइज आने के बाद और सादिक संजरानी साहब के हल्फ लेने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कमर ज़मान कायरा थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, एहसन इकबाल साहब थे, और ये वो बड़े चेहरे हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, या PDM के आप कह लीजिए। तो उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे। वो कन्विंस्ड हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए जीते हैं, क्योंकि 42 वोट हैं उनके, जिनमें से 7 मुस्तरद हुए हैं। एक वोट, जो 8वां वोट मुस्तरद हुआ है, वो तो जिन साहब ने भी जिस तरह ठप्पा लगाया, तो शायद उनकी नीयत ये थी, या वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उन्होंने किसको वोट देना है, तो उनका वोट तो काउंट नहीं होता। लेकिन दीगर जो 7 हैं, वो तीनों के तीनों गिलानी, वो सातों के सातों गिलानी साहब के वोट हैं। उनमें से कोई भी सादिक संजरानी साहब का वोट नहीं था जो मुस्तरद हुआ हो। तो अगर ये 7 वोट ऐड कर दिए जाए उन 42 वोटों में, तो फिर गिलानी साहब एक वोट से ये जीत जाते हैं। फिर एक नई बहस ने जन्म लिया, जो आपने देखा वहाँ पर जो एक रूलिंग भी दी गई, जिसमें कहा गया कि वो जो एक खाना है, उस खाने के अंदर नाम के ऊपर मोहर नहीं लगानी थी, नाम के सामने मोहर लगानी थी। फिर सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने भी एक शिक पढ़ी। बाद में जो ख़बरें और चीज़ें हमने देखी कि जो हिदायत दर्ज थीं वो कुछ और थी, जो वहाँ पर दर्ज थी, जो पोलिंग बूथ बनाया गया था और जहाँ पर ये पोलिंग का अमल होना था, वहाँ पर मुख्तलिफ हिदायत दर्ज थी। तो मोहसिन अजीज़ साहब ने कहाँ से पढ़ी, ये वाज़ेह नहीं है। फिर ये कि आया नाम के आगे कोई और खाना था जिसमें स्टैंप करना था, या वो एक ही खाना था, वो एक खाना था, नाम था, और उसमें फिर कहीं भी स्टैंप अगर किया गया है, तो फिर क्या जवाब बनता है कि उस वोट को मुस्तरद कर दिया जाए, वो उसी खाने में हो रहा है, चाहे वो नाम पे हो रहा है, नाम के सामने हो रहा है। ये तो वाज़ेह है कि वोट किसको दिया गया है, ऐसा कोई और निशान नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं कि मना किया जाता है कि कोई और निशान, कोई चीज़ उस पर नहीं होनी चाहिए बैलेट पेपर पर, फिर वोट मुस्तरद होता है। अब ये मोहर कहाँ लगी? अगर तो खाने के अंदर ही है, बेशक नाम के ऊपर है, तो फिर आया वो मुस्तरद किया जा सकता है या नहीं? अब PDM ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि वो इस सारे मामले को चैलेंज करेंगे, और उनको ये कहा भी गया कि आप फिर इसको चैलेंज कर लें। अब वो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जो लीगल एंगल्स देखेंगे, आया वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेकर जाते हैं, लेकिन वो कन्विंस्ड हैं कि वहाँ पर PDM को फतह हुई है, उन्हें शिकस्त नहीं हुई। उनका ये मानना है कि डेलिबरेटली हमें ये इलेक्शन हराया गया है, गिलानी साहब जीते थे। गफूर हैदरी साहब वाले मामले पे चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं
कि गफूर हैदरी साहब कहाँ 44 वोट, कहाँ 54 वोट। हालांकि बहुत सारे जो ख्यालात जिनका इजहार किया जा रहा था, जब एक वीडियो सरफेस हुई, अगर आप देखें जहाँ पर परवेज़ खटक साहब गफूर हैदरी साहब के साथ वॉक कर रहे थे कॉरिडोर में, तो उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि हमने इनको एक ऑफ़र दी है, लेकिन वो ऑफ़र इस तरह थी कि अगर PDM ये मान जाती है कि सादिक संजरानी साहब ही चेयरमैन सेनेट रहते हैं तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन PDM को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद देखें कि एक ख्याल ये था इस वीडियो के आने के बाद कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई हुई है, तो सादिक संजरानी साहब आ जाएंगे और उधर शायद JUI फेस से गफूर हैदरी साहब आ जाते हैं, और फिर शायद इस तरह बहुत सारे लोग अपना जमा तफरीक कर रहे थे कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाता है, फिर PDM का लॉन्ग मार्च ज़रा फीका पड़ जाता है, ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स एक चीज़ हुई, हैदरी साहब ने अफरीदी साहब ने हैदरी साहब को एक बड़े मार्जिन से हराया, एक वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि आया जो वो वोट मुस्तरद हुए वो समझ नहीं थी, या वो डेलिबरेटली वोट मुस्तरद करना ही मकसद था कि एक ऐसी जगह स्टैंप लगाएगी यहाँ पर अगर ना समझी की बात होती, लाइल्मी की बात होती, और एक सिंपल सादा तरीकाकार है जो सिखाया जाए, तो कोई वजह या जवाज़ नहीं रह जाता कि कोई वोट इस तरह से मुस्तरद जिस तरह से ये वोट मुस्तरद हुए, अब PDM बात भी करिए कि हम चैलेंज करेंगे हर फोरम पर, और बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। PDM की आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? लॉन्ग मार्च का वक्त भी करीब है और तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत हर महाज पर, हर मैदान में कामयाब होती जा रही है। नहीं, हुकूमत हर मैदान में तो कामयाब नहीं हुई। बहुत बड़ा सेटबैक था जब गिलानी साहब, हफीज़ शेख साहब हारे, गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए। वो गुस्सा या वो फ्रस्ट्रेशन या उस पर तमाम तर जो आप कह लीजिए इनका एक रिएक्शन था वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था। जब रिज़ल्ट आया था और गिलानी साहब सेनेटर बने थे तो 11 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 लाइनों में बैठ के, जिसको लीड कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और 11 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और फिर बयान पे बयानात, और फिर उसके बाद फ़ौरन एक फ़ैसला के एतमाद का वोट वज़ीर आज़म लेंगे। तो पहले वहाँ पर अपसेट हुआ, वहाँ पर PDM ने बड़े कामयाबी का जश्न मनाया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, तो ये खान साहब की कामयाबी। आज का जो मुकाबला था ये बड़ा इवन था, इसमें बड़ी बराबरी थी, नेक टू नेक था, एक आध वोट इधर उधर की बात थी, और ये 7 वोट अगर मुस्तरद नहीं होते तो आप 48 और 49 एक वोट का फ़र्क बनता है। अब वो मुस्तरद हो गए तो एक और बात है, लेकिन फिर भी बड़ा टाइट कंपटीशन था। तो लिहाजा ये हुकूमत की फ़तह नहीं है, और ये फ़तह अगर तो वोट मुस्तरद ना होते, ज़्यादा लोग वोट डालते, फिर भी शोर मचना था। लेकिन अब तो किस्सा ही बदल गया। अब तो ये 7 वोटों के मुस्तरद होने पे सारी बात आ गई है कि वो दुरुस्त है या गलत है, और उसी की पे अब आगे भी मामलात चलेंगे। तो ये हुकूमती फ़तह कह लीजिए को बहुत लाभ गो के ज़रूर संजरानी साहब ने हल्फ ले लिया, वो चेयरमैन सेनेट है, लेकिन एक और रंग इसको PDM दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत को हर महाज पर फ़तह मिल रही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बिटरनेस है वो मज़ीद होगी। अब जब एक बयानिया 2018 के इलेक्शनों से चलता आ रहा था कि सिलेक्टेड हैं खान साहब, उनको वोट अवाम ने नहीं दिया, वो किसी और तरीके से, वो बयानिया अपोजिशन की जमातें चलाती रहीं। अब यहाँ पर भी वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये यहाँ जीत गए, वो कहेंगे जी हमारे 7 वोट मुस्तरद ना होते, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट होते, इन्होंने डेलिबरेटली हमें हराया है। ये गुस्सा फिर कन्वर्ट होगा मुख्तलिफ जलसों में, बयानात पे, टॉक शोज़ में, और फिर शायद मज़ीद मोबिलाइज और चार्ज हों PDM के अपने लोग कि जब आपके साथ ज़्यादती हो रही होती है, और अगर आप कन्विंस्ड हैं, जैसे PDM वाले कन्विंस्ड हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन पर कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ, उनको नैब के आगे पेश होना, पाबंद सलासिल होना, ये तमाम तर चीज़ें उनके साथ हो रही, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो ज़्यादा एग्रेशन मेरे ख्याल से हमें नज़र आएगा, और ज़्यादा फोर्स के साथ अब वो अपने और फिर ये जो तज़किरा किया जा रहा है कि PDM का इत्तेहाद अब बराए नाम रह जाए, वो इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। फिर उसमें काशिफ बातें बहुत सारी चली थी कि जी फूट पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। बज़ाहिर देखें ये सब जमातें वाज़े तौर पर वो एक मकसद के लिए इकट्ठी हैं, उनकी अपनी अपनी सियासत है। कल को कोई नहीं जानता कि ये PDM कितना वक्त तक एक साथ रहेगी, इलेक्शंस में ये किस तरफ जाएंगे, कोई इत्तेहाद बनेगा या नहीं बनेगा, या वहाँ पर ये आज जिनके साथ बैठे हैं ये एक दूसरे के खिलाफ ही बातें कर रहे होंगे। माजी में भी एक दूसरे के शदीद मुखालिफ रहे हैं। आज सादिक संजरानी साहब जीत रहे हैं, आज से कुछ साल पहले वो जीते थे, पीपल्स पार्टी ने भी जश्न मनाया था और पीपल्स पार्टी ने भी खुश। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बात हतमी हो यहाँ पर। ये कहना कि PDM में कोई फूट पड़ गई है, एक तो कोई बहुत आइडियल रिलेशन PDM में सब जमातों का है नहीं, वो अपनी एक मकसद के तहत इकट्ठे हैं। उस मकसद में इस हुकूमत को घर भेजना है, उस मकसद में अपने खिलाफ जो केसेस हैं, अगर वो कहीं समझते हैं कि ज़्यादती की जा रही है या गलत बनाए जा रहे हैं, एक यकजा होकर कुव्वत बन के रहना है।
तो कोई बहुत आइडियल रिलेशन उनका है नहीं, लेकिन कोई बड़ी फूट पड़ने की भी बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बड़ी फूट पड़ेगी। जो जिम्मेदारियां हैं वो हमने देखा, 1-2 दिन पहले की खबरें हैं, पंजाब में हमजा साहब को, मरियम साहिबा को सौंप दी गई हैं। सिंध में दीगर लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर इत्तफाक़ राय हो गया है, तारीख़ के उसने कब से चलना है, कब यहाँ पहुँचना है, और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद जो हैं उन पर मेरे ख्याल से इत्तफाक़ राय होगा। लेकिन जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आज इस चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद, उसमें जमातों ने कहा कि हम मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे ऑप्शंस हैं और सब मिलकर फैसला करेंगे। तो मेरे ख्याल से मज़ीद नशिस्तें होंगी, मज़ीद बैठक होगी, ये बैठेंगे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मज़ीद हमें कोई लाएमल इनका नज़र आ रहा हो। इनकी जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी उसके बाद हुकूमत पर समहाउ प्रेशर तो बिल्ड होगा। हुकूमत को क्या करना चाहिए, फिर क्या करेगी हुकूमत? देखें, ये तो एक आज का दिन उनके लिए एक बड़ा साय ऑफ रिलीफ है, क्योंकि तमाम तर एफर्ट्स, नज़रें, ये सिर्फ आज 12 मार्च का इलेक्शन नहीं था, इसके पीछे जब सेनेट का इलेक्शन होना था, सेनेटर्स का इंतखाब होना था, एक तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर समात रही, मुख्तलिफ बयानात आते रहे, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट, ये एक तवील अरसे से मामला चल रहा था। हुकूमत जो इस पर अपना मौक़िफ़ रखती थी वो बड़ा वाज़ेह था। आज का दिन वो कहने को अब उनको एक कामयाबी मिल गई है, ये उनके लिए एक सुख का सांस है कि आज उनको एक रिलीफ मिल गया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी उनके आ गए, चेयरमैन सेनेट भी उनके आ गए। लेकिन ये हुकूमत भी जानती है कि ऐसा नहीं है कि अब उनके लिए कोई मसाइल नहीं है, क्योंकि ये सेनेट और दीगर मामलात से हट कर जब हम बाहर देखते हैं तो मसाइल कुछ और हैं। मसाइल आम आदमी के मसाइल, गुर्बत के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के मसाइल हैं, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों के मसाइल हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, बिजली की प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं। मसाइल ये हैं जो हुकूमत के लिए असल मसला है। और पहले भी जो हम बात करते आए कि लोग कहीं इतने तंग ना हो जाएं, लोग कहीं इतने मायूस ना हो जाएं कि वो वोटर ना हो PDM की इन तमाम जमातों के, लेकिन इस हुकूमत से इतने खफा हों क्योंकि उनके साथ इतनी ज़्यादती हो रही हो कि वो भी इनके साथ चल पड़े जब ये नारा बुलंद करें, वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, वो मुश्किल बन जाएगी। और ये चीज़ अभी कुछ दिन पहले का भी खान साहब का बयान है कि महंगाई के खिलाफ कमर कस ली है। वो गुज़िश्ता 2.5 साल में कई मरतबा ये कमर कस चुके हैं, लेकिन महंगाई उनसे आगे जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अवाम भी बड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं। जब भी इंतखाबात होते, चाहे वो आम इंतखाबात हों, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, अभी सेनेट इलेक्शन को ले लें तो खुफिया कैमरों का जो मामला सामने आया, तो क्या सेनेट इलेक्शन भी फिर मुतनाज़ा हो गया? नहीं, मुतनाज़ा तो देखें सिर्फ वो 7 वोटों की कहानी है। अगर तो वो बाद में पता लगता कि कोई कैमरे थे या कहीं से कोई मॉनिटरिंग हो रही थी, और अभी तो तहकीकात होनी है, कमेटी बना दी, कौन से कैमरे थे इस पर भी बात है। आया जो रूटीन के CCTV कैमराज होते हैं उनकी भी फ़ोटोज़ कैप्चर की गई, वो भी दिखाए गए। इसको छोड़ें, एक सवाल ये था कि सेनेटर हजरात मोबाइल फ़ोन कैसे लेकर सेनेट में मौजूद थे, जिससे तमाम तस्वीर और वीडियोज़ बना रहे थे वोटिंग के दिन पे, ये भी एक बड़ा मामला है। तो अब मुतनाज़े तो ये इस मामला जो आगे की अब सारी बातचीत चलेगी, जो कानूनी रास्ता बनेगा, कानूनी जो पहलू होगा इसमें, वो सिर्फ ये होगा कि आया वो 7 वोट मुस्तरद होने ठीक थे या वो नहीं थे। अब इस पे हम देखते हैं कि ये कौन कौन से फोरम्स पर जाते हैं, कौन कौन से दरवाजे खटकाते हैं, और यही एक बहस है जो चलेगी। यकीनन वो प्रोबिन होगा मामला, वो कैमराज थे नहीं थे, कैसे थे, स्पाई कैम थे या नॉर्मल CCTV कैम्स थे, ये चीज़ें अभी वाजे नहीं हैं, ये हतमी नहीं है। क्योंकि एक मौक़िफ़ वो है जो मुसद्दिक मलिक साहब और खोखर साहब देते रहे हैं, हुकूमती मौक़िफ़ कुछ और है। आप फवाद चौधरी साहब की ट्वीट उठा के देख लें, उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द एक्शन ले, नहीं तो ये पता लगेगा शायद सारी वायरिंग ही सेनेट हॉल की उखाड़ लेंगे, ये समझ के कि कैमराज लगे हुए। लेकिन फिर जब नया पोलिंग बूथ बन गया, वो चीज़ें जो भी जिन पर इनके डाउट्स थे, एक स्क्रू को भी पता नहीं कैमरा बता रहे थे वो था या नहीं था, वो भी ट्वीट्स पे एक अलग मामला चलता रहा रियल में। लेकिन जब नया पोलिंग बूथ बन गया तो अब जो अमल था इलेक्शन का, जो वोट कास्ट करने का, वो अमल पे तो सवाल नहीं है, वो तो सब उस पर एग्रीड थे। अब जो सवाल है वो ये कि आया वोट जो मुस्तरद हुए हैं वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर कहीं किसी फोरम से कल ये बात आ जाती है कि नहीं वो वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे, फिर क्या कानूनी रास्ता होगा, फिर किस तरह से संजरानी साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, अब ये सारा इस कानूनी नुक्ते के गिर्द बहस घूमेगी और यही हम देखेंगे। मैं वाज़े कर दूं आपको, PDM मुसलसल ये कहेगी और कन्विंस रहेगी कि हमने सेनेट का इलेक्शन जीता है। हुकूमत ने गलत तरीके से सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया है। वो मुख्तलिफ फोरम्स में जाएंगे, टॉक शोज़ पे इस बारे में बात करेंगे, एंड अगेन एज आई सेड कि वो
जो मामला है वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में आपको मजीद गुस्सा तो क्या और फिर वो तमाम तर चीज़ें अगले 6 महीने पाकिस्तानी सियासत में यही लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस यही चलता रहे? क्योंकि अदम एतमाद का एक ऑप्शन था, लेकिन वो भी खान साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया, तो 6 महीने के बाद 6 महीने तक यही सिलसिला चलेगा? फिर सियासी मंजरनामा ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, देखें, इसमें इसको आप ज़रा स्प्लिट कर दें, क्योंकि एक तो अभी मार्च के एंड तक और अप्रैल की कुछ तारीखों तक का एक आपके पास वक्त है। जब हम ये भी बात कर रहे थे कि क्या लाएअमल होगा, पीडीएम लॉन्ग मार्च लेके आता है तो आया वो ये धरने में तब्दील हो जाएगा? फिर धरना कितना तवील होगा? आया वो किसी मुतालबे के मनवाने से पहले उठेंगे ही नहीं, बैठ ही जाएंगे? तो वो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि रमज़ानुल मुबारक में आना है, उसमें ये तमाम तर एक्टिविटी करना मुमकिन नहीं होगा। एक मोमेंटम ये ज़रूर बिल्टअप करेंगे, ये आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। अब कितना वक्त बैठेंगे, कोई जलसा होगा, तकरीर, ये ज़ाहिर अल्लाह अमल इन्होंने तय करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक देखेंगे। रमज़ान के महीने में आपको कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। फिर एक और बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आपने मौसम को देखना होता है, मौसम की सख्ती, जैसा कि फिर शदीद गर्मी आ जाएगी, तो उस गर्मी में अगर आपने कोई सिट इन करना है, कोई धरना करना है, तो शाम तो चले आप बर्दाश्त कर सकते हैं, पर सुबह, दोपहर और शाम तक आप क्या इंतज़ामात करेंगे? कारकुनान को किस तरह बिठाएंगे? फिर वो कारकुनान कितने चार्ज होंगे? मौलाना साहब के कारकुनान तो हमने देखा वो तो ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं। आया नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के कारकुनान कैसे बैठेंगे, कितना बैठेंगे, किस मोटिवेशन पे बैठेंगे? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनके जवाब नहीं। तो आप अभी कुछ अर्सा ये तेज़ी आएगी और उसके बाद आप ब्रेक देखेंगे इस सारे सियासी अमल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरसलान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सियासी सूरत पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोरोना की सूरत के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और कोरोना वायरस की सूरत हाल एक बार फिर से बिगड़ती जा रही है। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से आज भी कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की एक नई लहर आ चुकी है। अगर एहतियात ना बरती गई तो ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में फैल सकता है। और इसके पेश नज़र मुख्तलिफ मैयर्स भी लिए जा रहे हैं। और सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में, यानी कि हुकूमत पंजाब की तरफ से यह फैसला किया गया है कि तमाम मार्केट्स को शाम 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ अजला में दोबारा से सख्त पाबंदियाँ नाफिज की जाएंगी। और उसके बाद वज़ीर आला की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत की हैं, ताकि उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो सके। सवाल यह पैदा होता है कि कोरोना वायरस जिसका मुकाबला पाकिस्तान में बेहतर तरीके से किया गया था, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन काबू पा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद एहतियात नहीं बरती जा रही थी। शायद उसी के नतीजे में पाकिस्तान में एक नई लहर आ चुकी है। और जिस तरह से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है और मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहुंच गई है। और जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो हर गुजरते दिन के साथ ये ग्राफ ऊपर जाता हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है? जो वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का जो मरहला है वो शुरू हो गया है, तो उसके बाद क्या अभी भी उतना ही खतरा है कोरोना वायरस का? क्या दोबारा से जिस तरह से स्कूल्स बंद करने की बात की जा रही है, मार्केट्स को और शादी हॉल्स को बंद करने की बात की जा रही है, तो क्या एक बार फिर से हम दोबारा से सख्त लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे? और अगर हम सख्त लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में वायरस की क्या सूरत हाल रहेगी? इसका क्या हल निकल सकता है? हुकूमती सतह पर क्या मेजर्स लेने की जरूरत है? अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? एक बार फिर से हम दोबारा से उसी पर बात करेंगे कि क्या वही सूरत हाल होती है तो फिर हम इस वक्त कहां स्टैंड कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, सीईओ हैं इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के। डॉक्टर बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरह से कहा जा रहा है, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि तीसरी लहर और ये खतरनाक है और पूरा मुल्क इसकी जद में है, तो क्या हम दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां जब कोरोना आया था तो हम स्टैंड कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि देखिए हमको इसके साथ जीना सीखना होगा कोरोना के साथ, और हमको ये एहतियाती तदाबीर हमको रखनी होगी। जब नरमियाँ की जा रही थी उस वक्त ही मुझे अंदेशा था कि अभी वक्त नहीं आया कि नरमी की जाए। हमको जब तक बहुत कम ना हो जाए उस वक्त तक हमको ये, और कम हो भी जाए तो हमको ये एहतियाती तदाबीर, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और जो है ना गैदरिंग, बिला ज़रूरत गैदरिंग को हमको अभी अवॉइड करना है। ये साल और निकालना होगा, तब जाके हम इसके साथ होंगे। और मेरे ख्याल में अब तो ये ज़िंदगी का हमको ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन का हिस्सा बनेगी, और वही तरीका है इसको रोकने का।
जैसे, लेकिन अभी जो सूरत हाल, डेफिनेटली पॉजिटिविटी बढ़ी है, 6 पॉइंट कुछ पे आ गई है, लेकिन अभी अस्पतालों में वो इतना अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आया कि पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन अस्पतालों में वो इतना जो जो हमेशा भरे हुए होते थे वैसे नहीं है। हमारे पास भी इंडस में भी हमेशा भरे रहते थे, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे पास भी 4 बेड खाली थे, जो कि एक हमारे लिए भी एक अच्छी खबर थी। और अभी भी मेरा सबसे पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि जी हम सब एहतियाती तदाबीर रखें। वैक्सीनेशन का अमल तेज़ होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन जो है ना, हमको वैक्सीनेशन का पता नहीं कब तक क्या करेगा, तो हमको उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर जारी रखनी होंगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर आई है और ये खतरनाक है, जिस तरह से डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी कह रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा ईज़ की तरफ चले गए थे? क्या बहुत जल्दी तमाम तर जो फैसले किए गए थे उन फैसलों को वापस ले लिया गया? जिस तरह से तालीमी इदारे खोले गए, खोल तो गए लेकिन उस तरह से एहतियात नहीं बरती गई, जिस तरह से मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, क्या बहुत जल्दी वो तमाम तर फैसले ले लिए थे, इस वजह से वायरस की तीसरी लहर दोबारा से आ गई है मुल्क में? देखें, एक तो कुछ फैसले के अलावा भी जो है ना, हमारे रवैयों में तब्दील जब तक नहीं आएगी ना, जब तक तमाम लोगों के रवैयों में तब्दीली नहीं आएगी, तो कोई किसी किस्म की भी जो लॉकडाउन इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। हमको अब समझना चाहिए कि हमको इसके साथ जीना सीखना है, और हमको अभी काफ़ी अरसे तक एहतियाती तदाबीर करनी होगी। हमको अभी ऑनलाइन चले गए हैं, स्कूलों को भी हमको ये 50% पे रहना पड़ेगा। जैसे अभी पहले अनाउंस हो गया था कि 15 तारीख से जो है ना सिनेमाज भी खोल दिए जाएंगे, शादी हॉल्स को भी इंडोर कर दिया जाएगा, जो कि अब वापस ले लिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल था इसको अभी आगे तक करना चाहिए था, जल्दी नहीं करनी चाहिए इसके। तो बारी साहब, रवैये किस तरह से तब्दील हो सकते हैं? हुकूमती सतह पर कहीं पर कोई नेग्लिजेंस दिखाई गई, या इनफरादी तौर पर लोगों ने उस तरह से इसको संजीदगी से नहीं लिया? अब क्या समझते, क्यों रवैये तब्दील नहीं हुए लोगों के, इतनी सीवियर कंडीशन होने के बावजूद भी? देखें, इनफरादी तौर पर ज़्यादा मसला है। हुकूमतें तो हर हुकूमत, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो और NCOCs का इदारा भी हो, वो तो बार बार इस चीज़ों के ऊपर, और मीडिया का भी रोल काफ़ी अच्छा रहा है, मीडिया भी इसके ऊपर बार बार कहता रहा है और सब लोगों को एडवाइस करता रहा है कि एहतियाती तदाबीर करें, एहतियाती तदाबीर करें। हमको अपने रवैयों पर तब्दील, इंडिविजुअल रवैयों को ठीक करना होगा। जब तक वो ठीक नहीं होगा, देखिए कोई भी सूरत जो है ना, किसी को कोई भी सख्ती किसी सूरत में भी आपको रोक नहीं सकती, जब तक कि हम दिल से इसको ना माने कि जी। और उस वक्त जब ये हो कि जी पॉजिटिविटी 1 से नीचे आ गई है, तब तो हम कुछ कह सकते हैं कि हमने, देखें अगर न्यूजीलैंड ने जो वो सेलिब्रेट किया था, अगर आपको याद हो कि एक केस भी नहीं है पूरे मुल्क में, तब सेलिब्रेट किया था। हम लोग जो है ना बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना उसको फिर दूसरी वे बात ये है, तो फिर हम लोग जो है ना तो बारी साहब, क्या वायरस ने अपना बिहेवियर तब्दील किया है? ये जो अब तीसरी लहर है, इसमें वायरस का वही बिहेवियर है जो पहली लहर में था, या वायरस अपने रवैये भी तब्दील कर रहा है? देखें, अभी रवैये तो वही रहे हैं, लेकिन ये है कि जो सेकेंड वेव थी वो डेफिनेटली ज़्यादा सख्त थी। थर्ड वेव का अभी हम, क्योंकि इनिशियल डेज हैं, हम उसका अभी कोई रवैयों पे आप कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक अस्पतालों में जो है ना वो इतना लोड नहीं पड़ा है। तो पॉजिटिविटी है, लेकिन ये है कि वो घरों पे लोग ट्रीट हो रहे हैं इसलिए। लेकिन बात ये है कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर न की तो ये फिर और ज़्यादा सख्त हो सकती है। और जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था पाकिस्तान में, वो कहाँ तक पहुँचा? क्या तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, या अभी तक जो तमाम तर तिब्बी अमला था उनको कैटर किया गया और उसके बाद अभी दूसरे लोगों तक जा रहे हैं? जी, अब तो जो आम पब्लिक के लिए भी, जो अभी तो एज जो 60+ वाले लोगों को उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि हमें भी कुछ इंडस हॉस्पिटल में भी हेल्थ केयर कमीशन से भी और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आया है कि आप लोग भी तैयारी रखें, हो सकता है हम आपको भी यूनिट बनाना पड़े आम आवाम के लिए भी। तो इस वक्त जो 60 से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा भी जो है ना आम आवाम को भी वैक्सीन लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आम आदमी खुद को वैक्सीन के लिए किस तरह से रजिस्टर करवा सकता है? बारहा ये तरीका बताया तो गया, लेकिन उसके बावजूद नाजरीन को ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं वैक्सीन के लिए, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? देखें, अभी तक तो इमीडिएट जब ये अप्रूव्ड हुए हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो उसमें कोई ऐसे कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। जो मामूली बुखार होता है या बॉडी एक्स होते हैं या जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ पेन होता है, उसके अलावा कोई ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए हैं।
और रजिस्टर करने के लिए बार बार जैसे आपने कहा और रिपीट करना ज़रूरी है कि 1166 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दें, तो वो फिर नादरा आपको रजिस्टर कर देगा और उसका एक मैसेज आ जाता है कि आपको अभी जैसे अगर 60 से नीचे वाले लोग होंगे उनके ये मैसेज आ रहा होगा कि जब आपका नंबर आएगा हम आपको एक पिन कोड भेजेंगे और सेंटर का लोकेशन भी बताएंगे जहां पर आपको जाके अपना वैक्सीन लगाना है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको बताया जाएगा कि आप इस सेंटर में जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी एक ये भी है कि अब उन्होंने जो है ना प्राइवेटली भी लोगों को इजाज़त दे दी है। कुछ लोग इंपोर्ट करने वाले हैं जो कि अगले 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। तो वो सोसाइटी का वो हिस्सा जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि 60 से बिलो भी होंगे तो वो लोग अपने प्राइवेटली भी खरीद के लगवा सकेंगे। और जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है या वो लोग जिनको वैक्सीन लगा दी जाएगी, क्या उसके बाद उनको कोरोना नहीं हो सकता, उनको वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता, या उसके बावजूद भी उन पर खतरा मंडलाता रहेगा अभी भी? देखें, अभी हमें इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पता नहीं है, ये कब तक कितने अरसे तक प्रोटेक्शन देगा। ये महीनों में देगा, साल में देगा या सालों में देगा, इसका कुछ नहीं पता है, तो एहतियात करनी होगी। लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली जब ट्रायल हुआ था कि कुछ लोगों को, क्योंकि ये सब 100% तो नहीं है, कोई वैक्सीन की एफिकेसी 85% है, किसी की 78% है, किसी की 90% है, तो ये जो बाकी परसेंटेज है उनमें चांसेस होते हैं। लेकिन उसमें ये अच्छी बात है कि जिनको वैक्सीन के बावजूद भी अगर होगा तो वो माइल्ड होगा, वो सीरियस किस्म का नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं अब तीसरी लहर में, जिस तरह 6.3% की शरह से केसेस ऊपर जा रहे हैं, मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अब मजीद बढ़ाना होगी, या जो शुरू में टेस्टिंग कैपेसिटी थी वही टेस्टिंग कैपेसिटी चल रही है? देखिए, टेस्टिंग कैपेसिटी तो काफ़ी बढ़ चुकी है। वो अब तो हम, क्योंकि जब जो टेस्ट ही कम आ रहे थे, लोगों को सिम्टम्स भी कम थे, तो इसलिए कम हो रही थी। तो अभी तक तो हम लोग मेरे ख्याल में शुरू में जैसे हम 20-25 हज़ार पे थे, अब कोई 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार तक पहुंच चुका है, उससे भी ज़्यादा है शायद। लेकिन ये है कि वो टेस्टिंग का इतना इशू नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के। और इनफरादी तौर पर हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर इंतजामिया की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जब तक आप इनफरादी तौर पर एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक आप कोरोना से नहीं बच सकते, और ख़तरा अभी भी मौजूद है। अगर आपको वैक्सीन लग भी जाती है तो उस हवाले से भी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि कब तक आप उसके वजह से प्रोटेक्शन में रह सकेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद कुछ सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से बात करेंगे कि कितना मुस्बत है, और जो पाबंदियां आयद की जा रही हैं मुख्तलिफ ऐप्स पर, उस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सोशल मीडिया एक अहम जुज़्व है जिसके ज़रिए आप अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत अहम हो गया है अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और पाकिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पोलिटिकली भी अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्विटर के ज़रिए जो है तमाम तर पॉलिटिशियंस भी अपने पैगामात पहुँचाते हैं आम आवाम तक भी, और आपस में भी जिस तरह से मुआज़राई होती है हम देख रहे होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो आम आदमी के इस्तेमाल में है, सोशल मीडिया की वजह से क्या सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है? क्या हमारी सोसाइटी सोशल मीडिया की वजह से तरक्की कर पा रही है या नहीं, या हमारा मुआशरा सोशल मीडिया की तरफ से की वजह से मज़ीद नीचे जा रहा है? और सोशल मीडिया पर जो गैर अखलाकी मवाद है उसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक ऐप है टिकटॉक, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म सादर किया गया था कि सोशल मीडिया के जरिए फहाशी फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से इसको ऐप को बंद कर देना चाहिए, और पीटीए की जानिब से ऐप को बंद भी कर दिया गया। उसके बाद वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तमाम तर इक़दाम होने चाहिए, इस तरह से पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब इस मामले में मुदाखलत करें। अदालती मामला एक तरफ, लेकिन हम सोशल मीडिया के हवाले से और ये जो ऐप्स बंद की जा रही हैं इनकी पाबंदी के हवाले से बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद को किस तरह से रोका जा सकता है, सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से मुआशरे की तरक्की मुमकिन है, और सोशल मीडिया को लेकर इंफरादी तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। नौजवान नस्ल के जहन पर जो सोशल मीडिया का जुनून है वो हावी होता जा रहा है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? बहुत सारे सवाल हैं, इस पर बात करेंगे। उसामा खिलजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय कि सोशल मीडिया का क्या पाकिस्तान में दुरुस्त इस्तेमाल हो रहा है?
बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया का मकसद ही ये है कि लोगों को कनेक्ट करें, उस पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपनी क्रिएटिविटी, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें, और वो सब कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जो गलत इस्तेमाल है वो आप टेलीफ़ोन भी अच्छी बातें करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरी बातें करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप सोशल मीडिया और इंटरनेट भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ऑफ़ कोर्स आपके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के, और इसके अलावा आपके साइबर क्राइम के कवानीन भी मौजूद हैं। तो जो कोई क्राइम करता है जिससे एक और इंसान को जो है ख़तरा पेश आ सकता है, तो उस कंटेंट को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं विद इन द प्लेटफ़ॉर्म, और उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के पास। तो उसामा, ये जो गैर अखलाकी मवाद है या कुछ इस तरह का मवाद होता है जिसकी वजह से उस ऐप को या उस फॉरम को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है, इस मवाद की रोकथाम किस तरह से मुमकिन है? क्या यही हल है कि तमाम तर ऐप्स को या जो फॉरम होता है उसको बंद कर दिया जाए? सबसे पहले तो हमारे जो दिमागी मसाइल हैं जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि हम लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या मवाद देखें, क्या मवाद ना देखें, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अगर बच्चे गलत चीज़ें देख रहे हैं तो फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको रोकें। लेकिन 18 साल से बड़े जो लोग हैं वो बड़े एडल्ट फ्री सिटीजन्स हैं, तो उनको रोकना हुकूमत का या रियासत का बिल्कुल इख्तियार नहीं बनता। उसके लिए आपके मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, प्लेटफ़ॉर्म के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करें। पीटीओ को चाहिए कि लोगों की आगाही करें कि किस तरह से फ़ेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो गलत मवाद है उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। जब आप रिपोर्ट करते हैं वो हटाया जाता है मवाद, और इसके अलावा जो कवानीन हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन करोड़ों लोगों के लिए एक ये डिसीजन कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से लेना कि हम पूरे इस ऐप को जो है बंद कर देंगे और जो 50 लाख लोग टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, तो ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है और लॉजिक की भी खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा आपकी जो माशियत है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। अक्सर बिजनेसेस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस, और इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स और जो क्रिएटिव लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब की आमदनी के ज़रिए को बंद करना, उनके इजहार राय के ज़रिए का जो राय है उसका जो ज़रिया है वो बंद करना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब नहीं तो है। उसामा, ये जो इजहार राय की आज़ादी है, कहीं ना कहीं इसको भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रुक रहा है। लेकिन हम अब लोगों के व्यूज़ की बात करें मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर, अगर हम औरत मार्च की बात कर लें, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही होती है उसकी बात कर लें, तो मुख्तलिफ राय हमें नजर आ रही होती है। लेकिन इजहार राय का दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इस चीज़ को लिए अवेयरनेस देना कितना ज़रूरी है और कौन दे सकता है? मेरे ख्याल से इजहार राय का गलत इस्तेमाल तभी होता है जब आप किसी और इंसान को खतरे में डालते हैं, और इस तरह का इस्तेमाल करना ऑब्वियसली इसमें हमें चाहिए कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस पे एक्शन ले। तो अगर कोई कह रहा है झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं औरत मार्च पे, या लोगों पे झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा पहुंच रहा है, आप जो है तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लोगों पे लगा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ को आगे करने के लिए, तो बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट को चाहिए इन लोगों के पीछे जाए। लेकिन हम देखते हैं कि एफआईए वगैरह जो सियासी कारकुन हैं उनके पीछे जा रहे हैं, जो इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो ख़वातीन को, बच्चों को ख़तरे में लोग डाल रहे हैं उनके पीछे जो है कोई कानून साजी नहीं हो रही, ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। और मेरे ख्याल से इसी पर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, एफआईए है, पीटीए है, दीगर एजेंसीज हैं, उनको काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पर मनफी रुझानात हैं वो जो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वजूहात हैं क्या? कौन से मनफी की बात कर रहे हैं? डिफरेंट रुझानात हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर फेसबुक को देख लें, ट्विटर को देख लें, तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स मुतारिफ करवा दिए जाते हैं जो कि मनफी होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। देखें, अगर आप जो है रियासत की या हुकूमत की तनकीद करते हैं तो वो तो बिल्कुल हक बनता है हर पाकिस्तानी शहरी का, हमारे आइन के आर्टिकल 19 के तहत, कि आप पूरी तनकीद करें। एक जमहूरी मुल्क में ये आपका हक होता है। लेकिन ऑब्वियसली लोगों के बारे में गालियां देना या कीचड़ उछाड़ना जो जिसकी वजह से उन पे जो है ख़तरा आए, उनकी जान को ख़तरा आए,
तो वो बिल्कुल नहीं होना एक चाहिए। ये एस्पेक्ट भी है जिसकी आप बात करें, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि खुदकुशी का रुझान बहुत ज्यादा बड़ा है। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जो एप्स के साथ साथ जो गेम्स हैं, उन गेम्स की वजह से जुनूनी तौर पर हावी इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं या उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। ये रुझानात भी तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें इसका हल यही है कि सबसे पहले जो वीडियो गेम्स हैं उनकी एज रेटिंग्स होती हैं। तो अक्सर वीडियो गेम्स जो आजकल खेली जाती है उनकी रेटिंग या 16 साल या 18 साल होती है। तो वालिदैन को, स्कूलों को इनको मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कौन सी गेमें खेल रहे हैं, और अगर उसकी एज रेटिंग ज़्यादा है तो फिर कम उम्र बच्चों को उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ज़हनियत के इशू होते हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ इशू कहा जाता है, वो सिर्फ वीडियो गेम की वजह से नहीं होते, उनके दीगर भी काफ़ी वजूहात होती हैं। तो हमें चाहिए कि उन वजूहात के बारे में भी बात करें, और जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है वो हमारे माशरे में ज़्यादा होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से, और जो सिविल सोसाइटी है उनकी तरफ से भी, ताकि तालीमी इदारों में लोगों को आगाही हो कि किस किस्म के मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके हो सकते हैं और उनको किस तरह हल कर सकते हैं, उनकी थेरेपी किस तरह होती है। तो तभी ये सुइसाइड का मसला हल हो सकता है। सिर्फ वीडियो गेम पे इसका इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब है। तो उसामा, जब भी हम किसी भी इशू पर बात करते हैं तो हम हमेशा से कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान को उन तमाम तर ममालिक से जो कि तरक्की याफ्ता हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की या सोशल मीडिया के पॉजिटिव या नेगेटिव यूजेज की अगर हम बात करें तो दीगर ममालिक में क्या प्रैक्टिसेस हैं जो की जाती हैं सोशल मीडिया को लेकर? देखें, सोशल मीडिया के मसाइल मेरे ख्याल से हर मुल्क में एक ही तरह के हैं, और आजकल जिस रुख में जो है हुकूमतें जा रही हैं, तो दुनिया भर हम देखते जा रहे हैं कि रियासतें और हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कदगने सोशल मीडिया पे लगें, क्योंकि ये जमहूरी हकूक़ लोगों के हाथ में आ रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए लोग ताकतवर क़ुव्वतों पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जो है आज़ादी जो है जो आइन के मुताबिक होती है उसको वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस वजह से भी काफ़ी हुकूमतें और रियासतें डर रही हैं लोगों की आवाज़ से। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि झूठी खबरें और मनफी प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होता है। पिछले दिनों में हमने देखा औरत मार्च के खिलाफ किस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें वीडियोस को एडिट इस तरीके से किया गया कि उन पे इल्ज़ामात लगाए गए कि वो तौहीन मज़हब कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो इसको भी देखना चाहिए कि हम आगाही करें लोगों के साथ कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या सच्ची खबर है और क्या झूठी खबर है। इसका और उसको तरीकाकार क्या verify हो आप सकता किसी है भी उसामा, कर कि किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है? वो शख्स जो सोशल मीडिया के जरिए खबर लेता है उसके पास कोई और सोर्स नहीं है या उसी को ऑथेंटिक मान बैठता है, तो किस तरह से ये पता लगेगा कि ये खबर दुरुस्त है या ये गलत है? देखें, इसमें कुछ आपके तरीकाकार हैं। सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखें कि सोशल मीडिया पे जो मवाद भी आप देखते हैं, कोई भी कुछ भी खबर डाल सकता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ जो हम पढ़ें उस पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसी कोई खबर पढ़ते हैं जो किसी ने पोस्ट की हो और आपको काबिल यकीन ना लगे, तो आप ज़रूर उसको गूगल पे सर्च करके उसकी तस्दीक करें। इसके अलावा आप ये खबर की या वेबसाइट अगर आपके पास आती है तो देखें कि क्या ये रिलायबल वेबसाइट है, कोई नई वेबसाइट है, उसमें ज़बान किस तरह की इस्तेमाल की गई है, उसमें गलतियां हैं या नहीं। जो खबर शेयर की जा रही है न्यूज़ वेबसाइट से, वो कहीं पिछले 5 साल पुरानी खबर तो नहीं है जो इस तरह दिखाई जा रही है जैसे ये आज ही हुआ है। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि अक्सर तंज़िया बातें और तंज़िया वेबसाइट्स को भी इस तरह शेयर किया जाता है जैसे कि वो असल में असली खबरें हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, और तस्दीक करना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी के बारे में खबर है या किसी सियासी पार्टी के बारे में या हुकूमत के बारे में, तो उन सब के पेजेस जो है मौजूद होते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हम खुद वहाँ जाकर भी तस्दीक कर सकते हैं। और सोशल मीडिया हमें ये ऑप्शन भी देता है कि हम लोगों से खुद जो है सवाल पूछें और उनसे पूछें कि क्या ये खबर सच है या नहीं। तो आपको काउंटर स्पीच और वेरिफिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ पे यकीन ना रखें, तस्दीक खुद करें और फिर यकीन रखें मालूमात पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद थे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती, उसकी तस्दीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही मवाद की बात, गैर अखलाकी मवाद है तो रिपोर्टिंग का ऑप्शन मौजूद होता है, आप उसको रिपोर्ट कीजिए। और इनफरादी तौर पर भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ इदारे भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, जो मुतालिका इंतजामिया वो भी काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया का मुस्बत रुझान बढ़े, ना कि मनफी रुझान बढ़े। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।